कहानी की शुरुआत होती है इग्गा नाम के एक इलाके से, जो दुनिया के बाकी हिस्सों से एकदम अलग, एक रहस्यमयी सी जगह थी। इस इलाके में 12 अलग अलग निंजा कबीले बसते थे और इन्हीं में से 2 कबीलों शिमोयामा और मोमोजी के बीच आए दिन की झड़पें होती रहती थीं। हैरानी की बात यह थी कि ये दोनों कबीले लड़ाई के दौरान भी एक दूसरे के लिए कोई गहरी दुश्मनी नहीं रखते थे। उनके चेहरे जान पर खेलते वक्त भी ऐसे आरामदह नजर आते थे जैसे ये कोई जंग नहीं बल्कि महज एक रोजमर्रा का खेल हो। उनके लिए ये जंग कोई जज्बात की बात नहीं थी बल्कि एक रोजी रोटी कमाने का जरिया थी। एक दिन की बात है जब मोमोजी कबीले की फौज ने शिमोयामा कबीले के किले में सेंध लगाने की कोशिश की, मगर उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि किले के अंदर से उन पर तीरों और भालों की बौछार हो रही थी। दूसरी तरफ शिमोयामा कबीला अपने सरदार के 2 बेटों की कमान में अपने किले की हिफाजत कर रहा था। इन दोनों भाइयों के मिजाज जमीन आसमान का फर्क रखते थे। एक तरफ बड़ा भाई हेबी था जो बेहद संजीदा और जिम्मेदार मिजाज का था, तो वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई जिन्बी था जिसकी तबीयत में एक खुली बेफिक्री और मस्ती थी। ये दोनों भाई एक दूसरे की ढाल बनकर अपने कबीले की हिफाजत कर रहे थे। तभी अचानक मुमोन नाम के एक निंजा की कमान में निंजाओं की एक टोली ने सबको चौंका दिया और बिजली की रफ्तार से शिमोयामा किले का मुख्य दरवाजा तोड़ डाला। इस एक हरकत ने पूरे खेल का पासा पलट दिया। अब मोमोजी कबीले की फौज के लिए किले के अंदर घुसना बच्चों का खेल बन गया था। असल में मुमोन कोई आम निंजा नहीं था बल्कि एक भाड़े का जल्लाद था जो सिर्फ पैसे की खातिर अपनी तलवार उठाता था। मुमोन को मोमोजी कबीले ने मोटी रकम देकर इस खास काम पर रखा था कि वो उनके लिए शिमोयामा का किला तो तोड़े ही, मगर इसके साथ साथ उसका असली निशाना सरदार के छोटे बेटे जिन्बी का काम तमाम करना भी था। आखिरकार मुमोन का सामना सीधा जिन्बी से हुआ और दोनों के बीच एक जबरदस्त भिड़ंत शुरू हुई। एक मजेदार बात यह थी कि उस वक्त मुमोन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा हरीफ ही उसका असली निशाना है। ये राज उस वक्त खुला जब मैदान के दूर वाले छोर से बड़े भाई हेबी ने अपने छोटे भाई का नाम पुकारकर उसे सावधान करने की कोशिश की। हेबी की वो आवाज मुमोन के कानों में पड़ी और उसे फौरन समझ आ गया कि बस यही उसका शिकार है। मौका हाथ से जाते देख मुमोन ने कोई देर नहीं लगाई और कुछ ही पलों में जिन्बी को बेहद आसानी से मौत के घाट उतार दिया। उसके लिए ये किसी भी और काम जैसा ही एक मामूली काम था। इस खूनी मंजर को देखने के बाद भी आसपास के सिपाही ऐसे जुटे रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस मैदान में अकेला हेबी ही था जिसकी आंखें अपने भाई की लाश देखकर भर आई थीं। उसके सीने में दर्द और गुस्से की एक आंधी उठ खड़ी हुई और उसने अपने भाई का बदला लेने के लिए मुमोन पर हमला बोल दिया। मगर मुमोन की समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये आदमी उस पर इस तरह हमलावर क्यों हो रहा है और वो फौरन वहां से रफ्फू चक्कर हो गया। उस एक दर्दनाक दिन ने हेबी की पूरी जिंदगी की सोच बदल कर रख दी। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो किस जालिम माहौल में जी रहा है जहां इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। उसने उसी पल अपने मन में एक भारी फैसला कर लिया कि अब वो इन निंजाओं को इंसान नहीं समझेगा बल्कि अपने पैदा होने वाले इलाके को ही जमींदोज कर देगा, जिसमें इन तमाम निंजाओं का खात्मा भी शामिल था जो उसके भाई की मौत के जिम्मेदार थे। इस वक्त पूरे जापान पर नोबुनागा ओदा नाम का एक बेहद महत्वाकांक्षी और जालिम सरदार राज कर रहा था। उसकी हुकूमत का जादू पूरे जापान के लगभग सारे इलाकों पर चल चुका था, सिवाय इस छोटे से इगा प्रांत के जो उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभता था। अपनी हुकूमत और बढ़ाने के लिए उसने अपने दूसरे बेटे नोबुकात्सु ओदा की शादी पास के एक ताकतवर प्रांत इसे के सरदार की बेटी ऋण कितबाताके से कर दी। एक रात नशे में चूर नोबुकात्सु ने अपने ससुर तोमोनोरी कितबाताके के सामने एक बेहद नायाब और कीमती चीज कोनात्सु नाम का एक पुराना जमाने का चायदान देने की मांग कर डाली, जिसकी कीमत एक पूरे महल के बराबर बताई जाती थी। अपने दामाद की इस गुस्ताखी और लालच से चिढ़कर तोमोनोरी ने उसकी आंखों के सामने ही उस कीमती कोनात्सु को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया, जिससे उसके अरमानों के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस अपमान से तिलमिलाए नोबुकात्सु ने आव देखा न ताव अपने एक वफादार समुराई दाइजेन को तोमोनोरी का काम तमाम करने का हुक्म दे डाला। शुरू में दाइजेन ने यह हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो पहले तोमोनोरी के परिवार का ही एक भरोसेमंद आदमी रह चुका था। मगर हालात के नाजुक मोड़ पर जब उसके एक दोस्त की जान खतरे में दिखी तो उसे न चाहते हुए भी अपनी तलवार उठानी पड़ी। दम तोड़ती हुई हालत में तोमोनोरी ने दाइजन से एक आखिरी मिन्नत की कि वो इसे प्रांत के मासूम लोगों की हिफाजत जरूर करे जो अब नोबुनागा के पंजे में आने वाले थे। ये उसकी आखिरी आरजू थी। इसी कशमकश के बीच ऋण ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए नोबुकात्सु पर एक चाकू से वार कर डाला, मगर बदकिस्मती से वो भागते हुए फिसल गई
और चाकू सिर्फ नोबुकात्सु के हाथ पर एक मामूली खरोंच ही दे पाया। इस पूरे खौफनाक मंजर को आंगन के बाहर इग्गा प्रांत का एक जासूस अपनी पैनी आंखों से छुप कर देख रहा था और हर एक बात की खबर अपने सरदारों तक पहुंचाने के लिए तैयार था। तोमोनोरी की मौत की यह दर्दनाक खबर जब इग्गा प्रांत के 12 कबीलों की परिषद के निंजा सरदारों के कानों तक पहुंची तो उनकी रूह कांप गई। उन्हें साफ नजर आ रहा था कि नोबुनागा एक एक करके चारों तरफ के सूबों पर कब्जा करता जा रहा है। सरदारों को साफ अंदाजा हो गया था कि अब उनके पड़ोसी इसे प्रांत के बाद नोबुनागा का अगला निशाना उनका अपना इग्गा प्रांत ही होगा, क्योंकि उसका असली ख्वाब था पूरे जापान को अपने एक झंडे के नीचे लाना। एक लंबी सरसलाह के बाद और अपनी बेहद कम तादाद वाली फौज को नोबुनागा की विशाल फौज के सामने रखकर सोचने पर निंजा सरदारों ने भारी मन से तय किया कि वो नोबुनागा के सामने सुलह का हाथ बढ़ाएंगे। इस अहम पैगाम को नोबुनागा के दरबार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने एक खास दूत को चुना, जो कोई और नहीं बल्कि वही हेबी था जो अपने भाई के कातिलों के बीच जी रहा था। एक दोपहर एक निंजा अंगरक्षक के साथ हेबी इसे प्रांत की तरफ रवाना हो गया, जहां अब नोबुकात्सु राज कर रहा था। कहीं और मुमोन अपनी छोटी सी झोपड़ी पर लौटकर अपनी पत्नी ओकुनी से मिलने के लिए बेचैन था, मगर ओकुनी ने उसके लिए दरवाजा बंद कर रखा था। ओकुनी एक बेहद जबान दराज और तेज तर्रार बीवी थी जो अपने सुस्त शौहर मुमोन से अक्सर अपने पुराने वादे याद दिलाती रहती थी। शादी से पहले मुमोन ने उसे एक खुशहाल और भरी पूरी जिंदगी का सपना दिखाया था, जिसके लालच में आकर वो उसके साथ चली आई थी। मगर सुस्त और कामचोर मुमोन अपने इन वादों को कभी पूरा नहीं कर पाया। तभी अचानक एक बुरी तरह से जख्मी निंजा वहां आ पहुंचा जो किसी अनहोनी की खबर लेकर आया था। मुमोन ने फौरन उस जख्मी निंजा को सहारा देकर 12 कबीलों की परिषद के मंदिर तक पहुंचाया, जहां निंजा सरदार जमा थे। उस घायल आदमी ने आखिरी सांसें लेते हुए एक चौंका देने वाला राज खोला कि वो वही निंजा था जिसे हेबी की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसने बताया कि हेबी अब अपने रंग दिखा रहा है और इसे प्रांत जाते वक्त रास्ते में उसने अपने ही अंगरक्षक पर हमला कर दिया था। हेबी अब साफ तौर पर एक गद्दार बन चुका था और उसके सीने में अपने भाई जिन्बी की मौत का बदला लेने की एक भयानक आग जल रही थी। इसी आग में जलते हुए वो अपने इलाके के ही खिलाफ साजिश रचने पर उतर आया था। इधर इसे प्रांत में हेबी रस्सियों से बंधा हुआ नोबुकात्सु के महल में पेश किया गया, जहां उसने एक चौंकाने वाला पैगाम सुनाया। उसने कहा कि वो नोबुनागा की फौज के साथ मिलकर इग्गा प्रांत पर हमला बोलना चाहता है। हेबी ने अपनी एक चालाक राय भी रखी कि वो इग्गा प्रांत के बीचों बीच एक मजबूत किला बनवा लें, ताकि वहीं से वो आसानी से सारे निंजाओं का सफाया कर सकें। पहले तो नोबुकात्सु और उसके सलाहकारों को इस गद्दार पर शक हुआ और उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया, मगर हेबी अपनी बातों के जादू में फंसाने में माहिर था और उसने नोबुकात्सु को इतना भड़काया कि उसने आखिरकार इग्गा प्रांत पर हमले के लिए हाँ कर दी। इसके बाद नोबुकात्सु ने अपने कुछ खास सिपाहियों को इग्गा प्रांत भेजा ताकि निंजा सरदारों के साथ कुछ बातचीत हो सके। इन दूतों ने उन सरदारों के सामने वही महल बनाने वाली पेशकश रखी और कहा कि ये दोनों पक्षों के बीच अमन की एक निशानी होगी। शुरू में निंजा सरदारों ने इस पेशकश को सिरे से खारिज कर दिया, मगर जब नोबुनागा के दूतों ने उनके सामने सोने और चांदी से भरे कई संदूक खोले तो सबकी आंखों की चमक बदल गई। पैसे की चकाचौंध के सामने उन्होंने अपनी हामी भर दी और दौलत के बोझ तले अपने उसूलों को दबा दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद मोमोजी कबीले के बुजुर्ग संदायु ने अपने मंदिर के ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर सारे निंजाओं के सामने उस महल के बनने का ऐलान कर दिया। उसने सबको बताया कि अब इसे का प्रशासन इस महल में रहेगा और दोनों इलाकों के बीच अमन की एक नई शुरुआत होगी। ये उनकी खुशहाली की निशानी होगी। नोबुनागा के दूत ने एक और दिलचस्प पेशकश सबके सामने रखी कि अगर निंजा इस महल को बनाने में अपना हाथ बटाएंगे तो उन्हें इसकी मोटी रकम इनाम में दी जाएगी। पैसे का नाम सुनते ही पहले से बेचैन सारे निंजा जोश से चीख पड़े और इसी जोश के साथ महल बनाने का काम शुरू हो गया। निंजाओं की महारत और उनकी ताकत के दम पर महल बनाने का काम बेहद तेज रफ्तार से होने लगा, जिससे सब हैरान थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब मुमोन भी इस महल बनाने के काम से थक हार कर लौटा तो ओकुनी उसे लेने आ गई थी और दोनों साथ साथ अपने घर की तरफ चल दिए। जंगल के बीच चलते हुए ओकुनी की निगाह
एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो बुरी तरह से जख्मी हालत में पड़ा था। ये देखकर ओकुनी की चीख निकल गई। वो बच्चा बेहद हिम्मत से अपने जख्म से झर को चूसकर मुंह से बाहर थूकने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इग्गा प्रांत में एक अजीब ही चलन था। यहाँ बच्चों को बचपन से ही निंजा बनने की कड़ी तालीम दी जाती थी, जो किसी आम तालीम से कहीं ज्यादा कठोर थी। इस तालीम का एक बेहद खतरनाक हिस्सा था जर बुझे हथियारों से खुद का बचाव करना सीखना। अभ्यास के दौरान कई बच्चे बुरी तरह जख्मी हो जाते थे और कई तो अपनी जान भी गंवा बैठते थे, मगर ये एक सख्त रिवायत थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी ताकि उनकी फौज मजबूत रहे। आखिरकार इग्गा प्रांत के बीचों बीच वो आलीशान महल बनकर तैयार हो गया और निंजाओं को आखिरी बार उनकी मेहनत की रकम थमा दी गई। फिर सबको वहां से जाने को कहा गया। नोबुनागा के सिपाहियों और दूतों ने महल का मुख्य दरवाजा बंद किया और एक राहत भरी सांस ली कि उनकी जीत की नई हवेली अब उन्हीं की हो चुकी है। मगर तकदीर ने तो उनके साथ एक भयानक खेल खेलने की पूरी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही निंजा वहां से थोड़ी दूर निकले, निंजा सरदारों ने एक एक करके पूरे महल को आग के हवाले कर दिया और देखते ही देखते वो आलीशान महल राख के एक ढेर में बदल गया। महल की पहरेदारी कर रहे नोबुनागा के सारे सिपाही भी एक एक करके मौत के घाट उतार दिए गए। असल में ये पूरी खौफनाक साजिश पहले से ही उन निंजा सरदारों ने रची हुई थी और अब हालात उनकी मर्जी के मुताबिक करवट ले रहे थे। इस खबर ने नोबुकात्सु को आग बबूला कर दिया और वो अब इग्गा प्रांत पर हमला बोलने को बेताब हो उठा। हालांकि उसके वफादार समुराई दाइजेन ने उसे इस जल्दबाजी से रोकने की पुरजोर कोशिश की, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। इधर 12 कबीलों की परिषद ने अपने सारे निंजाओं के सामने ऐलान कर दिया कि अब इग्गा प्रांत नोबुकात्सु की फौज से एक खुली जंग लड़ेगा और सबको इसके लिए हर हाल में तैयार रहना है। इस ऐलान का असली खेल ये था कि चूंकि ज्यादातर निंजा भाड़े पर लड़ने वाले थे, वो ये जानकर कुड़बुड़ाने लगे कि उन्हें इस जंग में कोई मेहनताना नहीं मिलेगा, मगर ये उनके अपने घर की लड़ाई थी, इसलिए वो इसमें शामिल होने पर मजबूर थे। शाम घर लौटकर मुमोन ने अपनी पत्नी ओकुनी से सख्ती से कहा कि वो जल्दी से कहीं और चलने के लिए तैयार हो जाए, मगर ओकुनी अपनी आदत के मुताबिक जिद पर अड़ गई और टस से मस होने से इनकार कर दिया। ओकुनी का साफ कहना था कि वो अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि वहां जाकर शायद उसे और ज्यादा गरीबी का सामना करना पड़े। यहाँ कम से कम उसका अपना घर तो था। अपनी पत्नी की जिद देखकर मुमोन ने एक अनोखा रास्ता निकाला। उसने तय किया कि वो किसी भी तरह इस जंग को होने से ही रोकेगा और इस खतरनाक मंसूबे के तहत उसने एक रात नोबुकात्सु के महल में चुपके से सेंध लगाई। जब नोबुकात्सु अपने महल में गहरी नींद सो रहा था, तभी मुमोन ने उसके सिरहाने पहुंचकर उसे जगाया और धमकाया कि वो इग्गा प्रांत पर हमले का अपना मंसूबा फौरन रद्द कर दे। मगर महल के पहरेदारों को उसकी मौजूदगी की भनक लग गई। किसी तरह जान बचाते हुए मुमोन भागकर महल के ही जेल वाले हिस्से में जा छिपा और वहां का माहौल देखकर हैरान रह गया। वहां उसे 2 जानी पहचानी सूरतें नजर आईं। उसी जेल में उसे गद्दार हेबी एक कोठरी में बंद दिखाई दिया, जिस पर यह आरोप था कि उसी ने इग्गा वाले महल को जलवाने और सिपाहियों को मरवाने की पूरी साजिश रची थी। इसी के पास वाली कोठरी में ऋण कैद थी, जो वहां बैठी बेहद इत्मीनान से अपनी दुआ पढ़ रही थी। मुमोन को एक निंजा के तौर पर पहचानते ही ऋण ने एक खास पेशकश रखी कि अगर वो नोबुकात्सु को कत्ल कर दे तो वो उसे एक कीमती कोनात्सु इनाम में देगी। उसने एक चौंका देने वाला राज खोला कि उसके पिता ने जो कोनात्सु तोड़ा था वो असली नहीं बल्कि एक नकली था और असली अब भी सलामत है। मुमोन को ये मिशन देने के बाद ऋण और उसकी दाई ने एक खौफनाक काम किया। दोनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदकुशी कर ली। ये देखकर मुमोन बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में ही नहीं आया कि ये दोनों ने ऐसा क्यों किया जब वो जिंदा रह सकती थी। हेबी ने अपनी कोठरी से ही गुस्से में मुमोन से कहा कि उसका दिल पत्थर का है और सिर्फ वही इंसान इसे समझ सकता है जिसके सीने में दिल हो। हेबी की नजर में मुमोन एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं था। इग्गा के बाकी निंजाओं की तरह दूसरी तरफ नोबुकात्सु ने अपने महल में मुमोन की घुसपैठ की खबर पर एक आपात बैठक बुलाई, जिसके बाद दाइजेन हेबी से तफ्तीश करने उसी जेल की कोठरी में जा पहुंचा। दाइजेन हेबी से पूछताछ करने लगा कि वो आखिर इसे प्रांत में किस मकसद से आया था और हेबी ने एक एक करके पूरी साजिश का सच उगल दिया। उसने बताया कि कैसे ये पूरा खेल इग्गा के निंजा सरदारों ने रचा था। मोमोजी और शिमोयामा कबीलों के बीच की झूठ मूठ की लड़ाई से शुरू होकर मुमोन को रकम देकर जिन्बी का कत्ल कराने तक और फिर अब उसे खुद को इसे भेजने तक सारी कड़ियां एक ही सरदारों की साजिश का हिस्सा थीं। दाइजेन ये भी जान गया कि इग्गा प्रांत के ज्यादातर निंजा भाड़े के सिपाही थे
जो पैसे के लिए जान देते थे। जब से नोबुनागा ने पूरे जापान पर पकड़ बनाई थी, तब से लड़ाइयां कम हो गई थीं, जिससे इनकी कमाई का जरिया घट चुका था और ये अब भीतर ही भीतर मरने लगे थे। ये पूरी जानकारी हाथ लगते ही दाइजन ने नोबुकात्सु की जंग वाली योजना पर अपनी हामी भर दी और अब इस पूरी जंग की कमान भी दाइजन खुद ही संभालने वाला था। इधर अपने घर लौटकर मूमोन ने एक बार फिर से ओकुनी को इस जंग की आग से दूर एक नए शहर में बस जाने के लिए मनाने की कोशिश की, मगर ओकुनी अपनी जिद पर अड़ी रही और एक कदम भी हिलने को तैयार नहीं हुई। आखिर हार मानकर मूमोन ने अपना त्रुप का इक्का चला और जब उसने उसे वो कीमती कोनात्सु लाकर दिखाया, तब जाकर ओकुनी की आंखों की चमक देखने लायक थी और वो उस दौलत के लालच में जाने को राजी हो गई। थोड़े ही दिनों बाद नोबुनागा की एक बेहद विशाल फौज एक भयानक तूफान की तरह इग्गा प्रांत में दाखिल हुई, मगर निंजा सरदार ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी अपनी फौज की तादाद आधी रह गई थी। असल में आधे निंजा अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगहों की तरफ पलायन कर चुके थे और इन्हीं भागने वालों में मूमोन और ओकुनी भी शामिल थे, जो शरण लेने वालों की एक भीड़ का हिस्सा बन चुके थे। आखिरकार वो जंग छिड़ ही गई, जिसका डर सबको था और निंजा सरदारों की सारी रणनीति बुरी तरह चकनाचूर हो गई, क्योंकि नोबुनागा की फौज ठीक उस दिशा से नहीं आई जिसका उन्होंने अंदाजा लगाया था। नोबुनागा के सिपाहियों को निंजाओं के एक एक भेस बदलने वाले हुनर और एक एक चाल का पहले से पता था, क्योंकि ये सारी जानकारी उन्हें गद्दार हेबी ने पहले ही दे रखी थी, जो अब उनके खेमे में जा मिला था। उधर भागते हुए मूमोन और ओकुनी को रास्ते में ओकुनी ने अचानक उस जख्मी निंजा बच्चे को याद किया जिसे उसने जंगल में पीड़ा से तड़पते देखा था। मूमोन ने भारी मन से बताया कि वो बच्चा भी अब अपने इलाके के लिए जंग के मैदान में लड़ रहा है। ये सुनकर ओकुनी का खून खौल उठा और वो मूमोन पर बुरी तरह बरस पड़ी कि एक माहिर निंजा होते हुए भी वो जान बचाकर भाग रहा है, जबकि एक मासूम बच्चा मोर्चे पर डटा है। ओकुनी ने गुस्से में पैर पटक कर ऐलान कर दिया कि वो भी अब वापस इगा लौटकर जंग में अपनी जान देगी। अपनी पत्नी का इरादा देखकर मूमोन को आखिरकार झुकना पड़ा और उसने जंग में शामिल होने का फैसला कर लिया। उसने वो कीमती कोनात्सु अपने हाथ में लिया और एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर वहां शरण ली हुए निंजाओं को जोर जोर से ललकारा कि जो भी उसके साथ इस जंग में शामिल होगा उसे इनाम के तौर पर ये कोनात्सु मिलेगा। दौलत की चमक देखते ही उन सारे भागे हुए निंजाओं के पैरों में मानो पंख लग गए और वो सब उल्टे पांव मूमोन के पीछे इग्गा की तरफ दौड़ पड़े। मोटे इनाम के लालच ने उन्हें एक नया हौसला दिया और इन्हीं के दम पर निंजा सेना ने नोबुनागा की फौज को पीछे धकेल दिया। हालत ये हो गई कि खुद नोबुकात्सु को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। जब वो अपने आदमियों से बिछड़कर एक मैदान में अकेला पहुंचा तो मूमोन भी उसका पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया, मगर एन उसी पल वफादार दाइजन अपने मालिक की जान बचाने के लिए वहां कूद पड़ा और मूमोन से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। मूमोन ने अपने हुनर का कमाल दिखाते हुए दाइजन के हाथ को बुरी तरह जख्मी कर दिया। जब मूमोन उसका काम तमाम करने ही वाला था, तभी पीछे से नोबुकात्सु ने तीर चलाकर मूमोन को निशाना बना दिया और तीर की चोट से मूमोन कई हाथ दूर जा गिरा, मगर इसके बाद भी मूमोन की जान बच गई और उसकी सांसें चलती रहीं। नोबुनागा की पूरी फौज को इस तरह पीछे धकेल देने पर इग्गा प्रांत के निंजाओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, मगर इधर मूमोन और उसकी निंजा टोली अब भी नोबुकात्सु पर अपने हमले रोकने को तैयार नहीं थी। जब नोबुकात्सु अपनी जान बचाकर अपने महल में पहुंचा तो वहां भी मूमोन उसकी जान का प्यासा बनकर पीछे चला आया। तभी हेबी मूमोन के सामने अपनी तलवार लेकर आ खड़ा हुआ और उसे एक आखिरी फैसले की भिड़ंत की चुनौती दे डाली। मगर लड़ाई शुरू करने से पहले हेबी ने एक अजीब सी शर्त रखी कि चाहे जो हो जाए मूमोन नोबुकात्सु को नहीं मारेगा। फिर हेबी ने जमीन पर एक कावा रेखा खींची, जो इस बात का ऐलान थी कि अब ये लड़ाई दो में से किसी एक की मौत होने तक ही खत्म होगी। फिर दो माहिर निंजाओं के बीच ऐसी जबरदस्त भिड़ंत छिड़ी कि उनके वारों को देखकर खुद नोबुकात्सु और उसके सिपाही दंग रह गए और तारीफ किए बिना नहीं रह सके। इस खौफनाक लड़ाई के आखिर में हेबी मूमोन के एक बेहद गहरे और जानलेवा वार से अपनी जान गंवा बैठा और मूमोन फातेह बना। मगर इस लड़ाई के बाद मूमोन को अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला कि एक इंसान के साथ एक इंसान की तरह कैसे पेश आते हैं, जज्बात क्या होते हैं। उसने अपने हाथों से अपने हरीफ को खत्म तो किया, मगर बाद में दाइजन से इल्तिजा की कि वो हेबी को पूरे एहतराम के साथ दफन करे। अब कहानी का दृश्य बदलकर वापस इग्गा पहुंचता है, जहां कुछ निंजा 12 कबीलों की परिषद के मंदिर में जश्न मनाने पहुंचते हैं और इन्हीं में मूमोन भी शामिल था। अंदर निंजा सरदार जीत की खुशी में मस्त होकर खा पी रहे थे। जब उनकी नजर मूमोन पर पड़ी
तो उन्होंने उससे उस कोनात्सु के बारे में पूछा जिसका वादा उसने बाकी निंजाओं से किया था। मगर मूमोन के मन में तो कुछ और ही पक रहा था। सबको हैरान करते हुए मूमोन ने अचानक एक तेज छलांग लगाई और एक सरदार के सीने में अपनी तलवार उतार दी। पूरे माहौल में चीख पुकार मच गई और लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। मूमोन का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर चुका था, क्योंकि उसे आखिरकार ये राज पता चल चुका था कि कैसे इन सरदारों ने अपने ही निंजाओं को अपने मतलब के लिए मोहरों की तरह इस्तेमाल किया और सबको धोखा देकर अपनी जेबें भरी। अचानक सनदायु ने जोर जोर से चीख कर ऐलान कर दिया कि जो भी निंजा मूमोन का काम तमाम करेगा उसे पूरे 1 साल के लिए कर से छूट दे दी जाएगी। इस लालच भरे ऐलान को सुनते ही उसके दोस्त रहे निंजा भी मूमोन के दुश्मन बन गए और सब उस पर टूट पड़े। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कुछ ही पल पहले तक वो उनका एक साथी था, अब वो सिर्फ एक शिकार था जिसे मारने पर इनाम मिलने वाला था। उसी पल ओकुनी ने सब बीच आकर वो कीमती कोनात्सु अपने हाथों में उठा लिया और जोर से चीख कर सबसे मिन्नत की कि वो उसके पति पर हाथ न उठाए। ये कीमती चीज देखते ही दौलत के भूखे निंजाओं ने ओकुनी पर भी झर में बुझी सुइयों की बौछार कर दी। ये देखकर मूमोन एक बिजली की तेजी से अपनी पत्नी को बचाने के लिए कूदा, मगर वो देर कर चुका था और सुइयां बहुत ज्यादा थीं। जहर ओकुनी की रगों में फैल चुका था। मौत की दहलीज पर अपने आखिरी पल गिनते हुए ओकुनी ने मूमोन से एक मासूम सा सवाल किया कि उसका असली नाम क्या है। उन इतने सालों की शादीशुदा जिंदगी में भी वो अपने पति का असली नाम तक नहीं जान पाई थी। मूमोन ने भारी मन से कबूल किया कि उसे खुद अपना असली नाम याद नहीं है, क्योंकि उसकी कहानी भी उसी मासूम बच्चे जैसी थी जिसे उसने जंगल में देखा था। बचपन में उसे भी कहीं और से अगवा करके यहाँ लाया गया था। उसे मूमोन का नाम तो बस तब मिला था जब उसने यहाँ निंजा बनने की तालीम लेनी शुरू की थी। इस आखिरी सच को सुनते ही ओकुनी ने अपनी आखिरी सांस ली और मूमोन का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। अब उसका सारा प्यार एक खुले गुस्से की आग में बदल चुका था। उसने अपने हाथों से उस मनहूस कोनात्सु को टुकड़े टुकड़े कर दिया और अपनी पत्नी के बेजान जिस्म को उठाकर हमेशा के लिए इक्का छोड़ दिया।